अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। बात आज हम करने जा रहे हैं रैमजेट मिसाइल्स के हवाले से। इस बारे में रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये रैमजेट मिसाइल्स कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये ऐसी तबाही लाते हैं जिसको कोई भी रोक नहीं पाता या इसको रोकना इंतहाई मुश्किल है। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रैमजेट पावर्ड मिसाइल को यूज़ करती हैं। इंडिया के पास ऐसे मिसाइल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ मिलकर खुद इन मिसाइल्स को बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मोस मिसाइल की। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान फिर ब्राह्मोस के मुकाबले में कौन सा रैमजेट पावर्ड मिसाइल यूज़ करता है। पाकिस्तान यूज़ करता है CM-302, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद में पाकिस्तान में डिप्लॉयड हैं। मुस्तकबिल में ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि पाकिस्तान रैमजेट मिसाइल्स के साथ साथ स्क्रैमजेट मिसाइल्स यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेने जा रहा है और ये तमाम ट्रांजिशन हमें आने वाले 1 से 2 सालों में देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि हुआ क्या है। 20 से 21 जुलाई के दरमियान ओडिशा, जो कि यूक्रेन का एक पोर्ट सिटी है यानी कि साहिल समुंदर से जो साथ उनका शहर है, ये बहुत अहमियत का हामिल शहर है। यहाँ रशिया ने मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट की और कोई थोड़े बहुत मिसाइल्स फायर नहीं किए। यहाँ जो मिसाइल्स और उसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स भी फायर किए गए यानी कि 16 कैलिबर सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, 8 KH-22 मिसाइल्स, 6 P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल्स और 1 KH-59 सबसोनिक मिसाइल और 32 शाहिद सुसाइड ड्रोन्स यानी कि सुपरसोनिक सबसोनिक मिसाइल्स और उसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स, इनको एक साथ एक ही वक्त में फायर किया गया उड़ीसा शहर पर। उड़ीसा पोर्ट पर ये जो बम्बार्डमेंट की रशिया ने, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर वहाँ जो इजनास वगैरह पड़ी हुई थी तिजारती मकासद के लिए और ट्रेड से रिलेटेड जो सामान था, और उसके अलावा यूक्रेनियन साइड को कुछ जो समुंदर के रास्ते से मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया था वो भी तबाह हो गया। इस पर यूक्रेनियन मिलिट्री सोर्स ने यह कहा कि रशिया की तरफ से जो 7 P-800 ओनिक्स मिसाइल फायर किए गए, इनमें से वो एक को भी नहीं रोक पाए। बहरहाल ये एक यूक्रेनियन साइड पर एक बंदे का दावा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दूसरे सोर्सेज भी हैं, वो ये कहते हैं कि 7 P-800 ओनिक्स मिसाइल्स को रोक तो नहीं पाया, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर ये सुपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह अपने टारगेट्स को तबाह नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सुसाइड ड्रोन्स थे और सबसोनिक मिसाइल्स थे, इन्होंने कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया, लेकिन इनमें से कुछ मिसाइल्स को यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन भी किया। अब ये जो ओनिक्स मिसाइल है, ये बुनियादी तौर पर रशिया का एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसे P-800 ओनिक्स कहा जाता है। इंडिया ने भी इसी की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर अपना ब्राह्मोस मिसाइल बनाया था। वक्त के साथ साथ इंडिया ने उसमें अपने मुल्क में तैयार करदा कंपोनेंट्स भी ऐड करना शुरू कर दिए। इस तरह जो रशिया का P-800 ओनिक्स मिसाइल था, उसी से ही आगे इवॉल्व होकर एक नया मिसाइल आया जिसे ब्राह्मोस कहा जाता है। ब्राह्मोस इंडिया और रशिया मिलकर बनाते हैं और ब्राह्मोस इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसमें किसी किस्म की बुराई नहीं निकाली जा सकती और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये जो रैमजेट मिसाइल्स हैं, बुनियादी तौर पर रैमजेट मिसाइल होता क्या है, इसमें रैमजेट इंजन को यूज़ किया जाता है। रैमजेट इंजन को आप यहाँ समझें तो इस पर एक एयर इनलेट होती है। एयर इनलेट को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह हवा को बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपने अंदर खींचता है। यहाँ जो एरिया रखा जाता है वो कम होता है। जब एरिया कम हो जाता है तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेम एज अगर आप पाइप के आगे उंगली रख दें तो उससे प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है और पानी बहुत दूर तक जाके गिरता है। सेम एज यहाँ एरिया एयर इनलेट का कम रखा जाता है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा एयर इनटेक में अंदर जाती है और वहाँ होती है कंबस्चन, यानी कि इंजन वहाँ फ्यूल और हवा को यानी कि ऑक्सीजन को मिलाकर जलाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़े आराम से सुपरसोनिक स्पीड पर चला जाता है। इस तरह रैमजेट इंजन की वर्किंग होती है। रैमजेट इंजन को ही आगे मजीद इन्हेंस करके स्क्रैमजेट इंजन बना दिया गया। स्क्रैमजेट इंजन में भी तकरीबन इसी तरह होता है, लेकिन वो इससे एक इन्हेंस्ड फॉर्म है और उसको यूज़ करते हुए कोई भी मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड तक जा सकता है। रैमजेट इंजन के बारे में आपको अगर इसकी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको शायद हैरानी होगी कि अमेरिका ने रैमजेट मिसाइल्स बनाए थे, लेकिन अमेरिका को तब रैमजेट मिसाइल्स की कदर नहीं थी शायद, या उन्हें पसंद नहीं आए, तो उन्होंने रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले RIM-8 टेलस मिसाइल बनाया गया। ये 1950s से 1960s के दरमियान बनाया गया था और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था। लेकिन ये रैमजेट मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे होते हैं। उस वक्त की अमेरिका की नेवल वॉरशिप्स पर यह लगता था, लेकिन अमेरिका को ये कोई बेहतर नहीं लगा। अमेरिका ने उसके मुकाबले में रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिया जिनमें रॉकेट इंजन यूज़ होता है, रॉकेट मोटर यूज़ होती है, और अमेरिका ने उसके बाद इन्हीं चीज़ों को जारी रखा। और ऐसा नहीं है कि रॉकेट मोटर वाले मिसाइल कोई बुरे होते हैं, हरगिज़ नहीं, वो भी अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त और एफिशिएंट होते हैं।
पाकिस्तान इंडिया भी बहुत से रॉकेट मोटर इंजन को यूज़ करने वाले मिसाइल्स यूज़ करते हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी यूज़ होते हैं। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल जितने भी इंडिया पाकिस्तान ये रॉकेट मोटर को यूज़ करते हैं। अब जो ये खबर है कि ओनिक्स मिसाइल ने तबाही मचाई यूक्रेनियन ओडिशा पोर्ट पर, ये इंडिया के ब्राह्मस मिसाइल से भी रिलेट करती है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मार्च 2022 में इंडिया का एक ब्राह्मस मिसाइल पाकिस्तान के मियांवाली के एरिया में गिरा था। उस पर इंडिया ने अपने ही आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोगों को नौकरी से फारग भी कर दिया और ये कहा गया कि ये मिसाइल मिस फायर हुआ है, और इस पर इंडियन साइड ने नदामत का इजहार भी किया कि हम इस बारे में कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बहरहाल जो भी हो वो तमाम मामला एक साइड पर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जंग के मैदान में पाकिस्तान के पास ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं कि वो ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रोक सकें, क्योंकि स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। ये जो ओनिक्स मिसाइल या ब्राह्मस मिसाइल, ये जैसे पाकिस्तान के पास CM-302 जैसे रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स हैं, ये एक तो सुपरसोनिक स्पीड पर चले जाते हैं 3 to 4 मैक के दरमियान, यानी कि 3000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 4000 किलोमीटर पर आवर तक ये बड़े आराम से जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड पर चले जाते हैं। और दूसरा, ये क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ज़मीन या समुद्र की सतह से सिर्फ 10 से 15 मीटर तक ऊपर रहते हैं। ये इतना नीचे आके फ्लाई करते हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड पर फ्लाई करते हैं कि इनका रडार में आना बहुत मुश्किल होता है, या जब ये रडार में आते हैं तो रडार में आने के बावजूद भी इनके मुखालिफ के पास सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त होता है, क्योंकि इनकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है। तो 2022 में पाकिस्तान इस मिसाइल को रोक नहीं पाया था। उसकी बहुत सी ऑब्वियस रीज़न है। एक तो उस वक्त कोई जंग नहीं जारी थी। मान के चलें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़ के पास 50 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज़ हैं, तो ज़माना जंग में तो वो 50 की 50 बैटरीज डिप्लॉय होंगी, लेकिन ज़माना अमन में तमाम एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड नहीं होते। ज़माना अमन में अगर 50 बैटरीज आपके पास हैं तो एज्यूम की जाती हैं कि 10 बैटरीज या 20 बैटरीज को डिप्लॉय किया जाता है, और वो भी जो की मेन एरियाज़ हैं, और मियाँ वाली कोई ऐसा बड़ा एरिया नहीं था। दूसरा ये भी था कि ज़माना अमन में वो जगह कोई नो टाइम नहीं थी। नो टाइम एरिया वो होता है जहाँ किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाज़त नहीं होती। जंगी हालात में नो टाइम एरिया वज़ा किया जाता है, इसलिए वहाँ सिविलियन फ़्लाइट्स भी उड़ रही थी। उस दौरान अगर पाकिस्तान सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करता तो किसी खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो सकता था जिसमें किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को वो मिसाइल टकरा जाता। और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय करना उतना आसान नहीं होता कि आपने बटन दबाया और मिसाइल फायर हो जाता है। इसके पीछे बहुत सा लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि इन तमाम सिस्टम्स को एक बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। सेम यही चीज़ इंडिया के लिए भी है कि अगर पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल या पाकिस्तान का ये CM-302 रैमजेट मिसाइल या पाकिस्तान का जो सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल या ये सब सोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल बाबर जैसे हैं, ये मिसाइल अगर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ फायर हो जाएं तो क्या इंडिया रोक पाएगा? मैक्सिमम कितने 10 अगर फायर किए जाएँ तो उनमें से 2-3 रोक लेगा। कहने का मकसद ये होता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये ऑन पेपर जितने पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं, ये इन रियलिटी वैसे पावरफुल नहीं होते। दूसरा, यहाँ बहुत से लोग इस बात पर भी मुतजस्सिस होंगे कि इतने ज़्यादा मिसाइल्स थे जिनमें कैलिबर क्रूज मिसाइल भी था, P-800 भी था, शाहिद 136 ड्रोन्स भी थे, तो उनमें से P-800 मिसाइल्स को क्यों नहीं रोका जा सका? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्वीर देखें जिसमें यूक्रेनियन एयर डिफेंस की तरफ से ये तस्वीर दी गई, तो इनमें जो ज़्यादा विजिबल आपको निशानात नज़र आएंगे वो शाहिद 136 ड्रोन्स के और सब सोनिक मिसाइल्स के थे। तो यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी उन्हीं टारगेट्स की तरफ ही ज़्यादा इंगेज किया जो कि पहले से ही कम स्पीड पर आ रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय करना आसान था। अगर वो अपने ज़्यादा मिसाइल्स को एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ लगा देते, ज़्यादा मिसाइल्स उसकी तरफ फायर करते, तो वो इन सब सोनिक मिसाइल्स को भी रोक ना पाते और ज़्यादा तबाही होती। यहाँ रैमजेट पावर्ड मिसाइल और रॉकेट मोटर के दरमियान एक अहम फ़र्क जो मैं वीडियो के शुरू में नहीं बता सका, उसके लिए माजरत, वो ये है कि जो रैमजेट मिसाइल्स होते हैं इनमें आपको एयर इनटेक्स नज़र आती हैं। जैसे आपको टर्बोफैन इंजन में फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर इनटेक्स नज़र आती हैं, सेम रैमजेट मिसाइल में भी आपको एयर इनटेक्स नज़र आती हैं जिसके थ्रू ये हवा को अपने अंदर सक करते हैं। लेकिन जो ये रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स होते हैं इनके अंदर पहले से फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइज़र को भी रखा जाता है। ऑक्सीडाइज़र क्या होता है? ऑक्सीजन और उसके साथ कुछ दूसरी गैसेस जिसके साथ फ्यूल मिलकर बर्न होता है और उसके थ्रू सारी थ्रस्ट पैदा होती है। लेकिन रैमजेट मिसाइल सिर्फ फ्यूल लेकर जाते हैं और बाकी जो वो ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीडाइज़र के तौर पर वो एयर इनलेट के थ्रू हवा लेते हैं। ये एक बहुत अहम डिफरेंस होता है रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स में और रॉकेट मोटर के थ्रू चलने वाले मिसाइल्स में। लेकिन
अगर रैमजेट मिसाइल्स की बात की जाए तो इंडिया को एक अपर एज हासिल है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल को अपने मुल्क में बनाता है और ये इंडिया को बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है। लेकिन इस एज को पाकिस्तान किस तरह ख़त्म कर सकता है? इसके लिए पाकिस्तान एक काउंटर मिसाइल तो यूज़ करता है जिसे हम CM-302 कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तुगरुल क्लास फ्रीगेट्स पर मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर स्ट्रेटजीज़ को बाबर क्रूज़ मिसाइल के जरिए एम्प्लॉय करता है, जो कि एक सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज़ मिसाइल है। और ऐसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जैसा कि कैलिबर क्रूज मिसाइल है रशिया का, इन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है यूक्रेन रशिया वॉर में। तो ये जितने भी मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स होते हैं, इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस और ये अपने अपने फ़ायदे या नुकसानात होते हैं। मिशन के हवाले से वो ज़्यादा मुनहसर करते हैं। बहरहाल मुस्तकबिल में पाकिस्तान P2A2 को लेकर आने जा रहा है मैदान में, जो कि स्क्रैमजेट इंजन पर बेस होगा और ये होगा एक हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर अपने मुल्क में तैयार करदा हाइपरसोनिक मिसाइल को 2025 या 2024 या 2026 तक ले आता है, तो जो ब्राह्मोस मिसाइल का इससे पहले एज है इंडिया के पास, उसको काउंटर किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।